हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि वो हम उनकी बातों का जवाब नहीं देते। पहले भी मैंने कहा था कि हमारा जो सिलेबस होता है हमें कंप्लीट कराना होता है। लास्ट के 2-3-4 दिन जो बचेंगे हम उसमें सभी बच्चों को जो डाउट होंगे वो भी बता देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। तो समष्टि या पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि किसी समय पर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समान प्रजाति के सदस्यों का समूह, यानी कि जो समष्टि है या पॉपुलेशन है उसका मतलब हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि किसी विशिष्ट समय पर हमने किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर जो एक ही प्रजाति यानी कि समान प्रजाति के सदस्य होते हैं उनका जो समूह होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम समष्टियाँ कहते हैं। बेटा हम जब लास्ट में 2-3-4 दिन बचेंगे तो हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे 10-15-20, और जो आपकी प्रॉब्लम होगी जो भी होगी डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तो हम जो हमारा सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसको बता देंगे आपको जो भी आपको पूछना है। तो समष्टि का मतलब है हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि किसी विशिष्ट समय पर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले समान प्रजाति के सदस्यों का जो समूह होता है या जो उस प्रजाति के सदस्यों के जितने भी मेंबर्स वहां पाए जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि समष्टि कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इंडिया में जो शेर पाए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन 560 है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 560 शेर पाए जाते हैं गिर में। तो वहाँ एक विशेष समय पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है जो गिर फॉरेस्ट है, उसमें हमने कहा कि 560 शेर पाए जाते हैं, यानी कि मेल फीमेल बच्चे सब मिलाकर वहाँ पर 560 शेरों की संख्या है। तो ये वहाँ पर शेरों की पॉपुलेशन है। हमने कहा उसी जंगल में 2000 हिरन पाए जाते हैं या 5000 हिरन पाए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये 5000 जो पॉपुलेशन है, 5000 जो संख्या है वो पॉपुलेशन है उस हिरन की। इसी प्रकार से किसी जगह पर लेबोरेटरी में एक हमने हाउस फ्लाई या कोई भी ड्रोसोफिला फ्लाई ली, उसकी संख्या फॉर एग्जांपल 40 है, तो वो उसकी पॉपुलेशन है। किसी जगह पेड़ है आग के या किसी भी चीज़ के पेड़, उसकी संख्या फॉर एग्जांपल 10,000 है, 2000 है, 5000 है, वो उसकी पॉपुलेशन है। तो किसी भी जगह पर किसी विशिष्ट प्रजाति के सदस्य का जो समूह होता है या जिनकी जो नंबर होता है, उसकी जो संख्या होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, उस जगह की पॉपुलेशन कहते हैं। इसके बाद जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि समष्टि गुण, यानी कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बेटा ललिता, कोई नहीं। तो पॉपुलेशन यानी कि समष्टि गुण का मतलब क्या है कि जो गुण होते हैं पॉपुलेशन में वो व्यक्तिगत जो एक जीव होता है, जो प्रजाति के सदस्य होते हैं, उनके गुणों से भिन्न गुण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम एक इंडिविजुअल के लिए यानी कि एक व्यक्ति के लिए हम जन्म और मृत्यु वर्ड लगाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम जन्म दर और मृत्यु दर वर्ड लगाते हैं। तो जो इंडिविजुअल है, कोई एक सदस्य है, उसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं, लेकिन वो वर्ड
उसमें बेनामी हो जाता है, यानी कि वो उसका अपना अस्तित्व खो देता है, और पॉपुलेशन में वो अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अब जो कोई भी पॉपुलेशन होता है किसी विशेष जगह पर, ये भी एक पॉपुलेशन है, इस जगह पर यहाँ मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स जो होते हैं वो इस परिस्थिति जो उसके चारों तरफ पारिस्थितिकी है, यानी कि इसके चारों तरफ जो वातावरण है उसका साझा उपयोग करते हैं, आपस में क्रियाएं करते हैं, आपस में स्पर्धा करते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन के सदस्य जो जिस जगह पर वो रहते हैं वहां पर वो आपस में स्पर्धा करते हैं, आपस में संसाधनों का वो साझा उपयोग करते हैं और वो आपस में प्रजनन भी करते हैं, क्योंकि एक ही सदस्य जाति के जो सदस्य होते हैं वो आपस में जनन करते हैं, जनन करके नई संतानें उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन पाई जाती है तो उसके जो सदस्य होते हैं वो उन संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, आपस में क्रियाएं करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं और वो वातावरण को प्रभावित करते हैं और वातावरण उनको प्रभावित करता है। अब जो समष्टि पारिस्थितिकी है, इसका मतलब क्या है कि समष्टि पारिस्थितिकी का मतलब है कि जो सदस्य किसी भी प्रजाति के किसी विशेष जगह पाए जाते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। और हमने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का मतलब क्या पढ़ा था कि जीवों का और अजैवीय वातावरण के बीच होने वाली पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। अब लेकिन पॉपुलेशन पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मीनिंग तो वही है कि जीवों और अजैवीय वातावरण के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। तो अब यहां पर किसी विशिष्ट पॉपुलेशन के उसके जो वातावरण होता है उसके बीच में जो होने वाली पारस्परिक क्रियाएं होती है हम उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। और जो समष्टि पारिस्थितिकी है वो पारिस्थितिकी को यानी कि इकोलॉजी को पॉपुलेशन की जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी और विकास यानी कि इवोल्यूशन से जोड़ता है, संबंधित करता है, उनके बारे में बताता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी जगह पर पाए जाने वाली जो पॉपुलेशन होती है उसके चारों तरफ जो वातावरण प्रेजेंट होता है, अजैवीय वातावरण जो प्रेजेंट होता है, उसके बीच जो आपस में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी। और समष्टि पारिस्थितिकी जो होता है वो पारिस्थितिकी को यानी कि इकोलॉजी को, पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि समष्टि आनुवंशिकी और विकास यानी कि इवोल्यूशन से संबंधित करता है, उसको उससे जोड़ता है, उसको रिलेट करता है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो इसका जो गुण है वो पहला गुण पढ़ना है जन्म दर और मृत्यु दर। पहला है जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। अब जो किसी भी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनकी जो ऑर्गेनिज्म की जो टोटल प्रोडक्शन होता है या जनन के द्वारा नए संतान जो बनती है उसको हम जन्म दर बोलते हैं। और जन्म दर में हमें तीन चीजें याद रखनी है। एक बर्थ यानी कि जन्म, मनुष्य जैसे जीवों में बर्थ होता है। हैचिंग, जो एग का फटना और किसी स्ट्रक्चर का बाहर निकलना हैचिंग कहलाता है। इंसेक्ट और अन्य लोअर ऑर्गेनिज्म में हैचिंग होती है, एग्स में, बर्ड्स में भी हैचिंग होकर ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं। और तीसरा प्लांट के लिए जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण वर्ड लगाते हैं। तो जितने किसी भी समष्टि के ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति होती है जनन के द्वारा हम उसको जन्म दर यानी कि बर्थ रेट कहते हैं। और उसी प्रजाति के सदस्यों का मृत्यु उसी समय पर, जिस समय पर हमने जन्म की बात करी, जन्म दर की बात करी, उसी समय पर उसी प्रजाति के जो सदस्य जिनकी डेथ होती है, उनकी मृत्यु होती है,
उनको हम उसका मृत्यु दर कहते हैं। अब जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, दोनों को हम संख्याओं के आधार पर नहीं पढ़ते हैं बल्कि परिवर्तन के आधार पर पढ़ते हैं। अर्थात कि टोटल जितनी पॉपुलेशन थी उसमें कितने नए सदस्य आकर जुड़े, यानी कि जन्म हुआ या बर्थ हुआ या उसका जो हैचिंग हुई या जर्मिनेशन हुआ, या उस समय कितने ऑर्गेनिज्म पहले थे और उसमें से कितने मर गए। तो इसको हम अंतर के रूप में पढ़ते हैं, परिवर्तन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक जो कमल का पौधे थे, किसी भी तालाब में जो कमल के पौधे हैं उन कमल के पौधों की संख्या 20 थी। तो ये प्रारंभिक पॉपुलेशन है जिसमें 20 थी, और जनन द्वारा जो अब नए कमल के पौधे डेवलप हुए वो हुए 8, और टोटल मिलाकर पॉपुलेशन अब हो गई 28। तो अब जो वर्तमान पॉपुलेशन है, अब जो वर्तमान में संख्या है वो 28 हो गई। इसका मतलब बढ़े कितने? 8। तो हम ये बढ़े जो हैं इसको देखते हैं कि कितने बढ़े हैं, और वो बढ़े कितने हैं? 8, लेकिन पहले टोटल कितने थे? 20। तो इसलिए 0.4 इसका जो आया संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। तो हम जो भी जन्म दर या मृत्यु दर देखते हैं वो परिवर्तन के रूप में देखते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। पहले से 20 थे, अब 8 और बन के 28 हो गए, लेकिन जो उसमें परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? 8 का, लेकिन टोटल कितना था पहले? 20। तो उससे हम देखते हैं कितना चेंज हुआ, तो वो जो निकालते हैं वो निकालते हैं बर्थ रेट। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि किसी प्रयोगशाला में 40 फ्रूट फ्लाई थी, यानी कि ड्रोसोफिला थी, 40 मक्खी थी, एक सप्ताह में 4 की डेथ हो गई, 4 की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब जो टोटल चेंज आया वो 4 आया, कितने पर? 40 पर। तो टोटल जो 40 ऑर्गेनिज्म थे उस पर 4 का चेंज आया। इसका मतलब 0.1 प्रति मक्खी प्रति सप्ताह। तो एक सप्ताह में जो उसकी मृत्यु दर आई वो 0.1 मक्खी प्रति सप्ताह आई। तो जो भी हम डेथ रेट और बर्थ रेट को डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, वो उसके परिवर्तन के रूप में निकालते हैं, ना कि उसके कितने नंबर बने उस पर निकालते हैं। पहले कितने थे उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ा या कितना घटा। बर्थ रेट में कितना बढ़ा उसके कंपैरिजन में 20 के, और डेथ रेट में 40 के कंपैरिजन में कितना घटा। इसको हम बोलते हैं डेथ रेट और बर्थ रेट। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लिंग अनुपात, यानी कि सेक्स रेशो। जो सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिंग अनुपात, यानी कि सेक्स रेशो। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी भी समष्टि में फीमेल्स और मेल की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक पॉपुलेशन, शेर की पॉपुलेशन में 60% फीमेल्स है, 40% मेल है, तो ये उनका लिंग अनुपात है। लेकिन मनुष्य में जो लिंग अनुपात होता है वो प्रति 1000 मेल्स पर, यानी कि नरों पर कितनी फीमेल्स हैं, कितनी मादा है, इससे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर लिंग अनुपात 984 है, लिंग अनुपात मनुष्य में जो लिंग अनुपात अगर हमने कहा कि वो मनुष्य में लिंग अनुपात कितना है? 984 है। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर
984 फीमेल्स हैं। तो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा का जो अनुपात होता है, कितने मादा हैं कितने नर हैं, इसको हम बोलते हैं लिंग अनुपात। लेकिन मनुष्य के केस में, ह्यूमंस के केस में लिंग अनुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल्स, कितनी मादा, इसे हम बोलते हैं लिंग अनुपात। अगर हमने कहा कि लिंग अनुपात 984 है, इसका मतलब क्या है 1000 पुरुष होंगे और उसके कंपैरिजन में 984 फीमेल्स होंगी। अगर हमने कहा कि लिंग अनुपात 920 है फॉर एग्जांपल, तो हमने इसका मतलब है कि 1000 पुरुष है और उसके कंपैरिजन में 920 फीमेल्स है, मादाएं हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आयु वितरण पढ़ना है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है आयु वितरण यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन। आयु वितरण यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में सामान्यतः 3 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। 3 अलग अलग किस्म के इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए जाते हैं। एक जो होता है वो होता है पहला प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि पूर्व जननी जीव जो होता है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें अभी जनन की क्षमता नहीं होती, अर्थात जो बच्चे होते हैं उसमें प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, यानी कि जननक्षम में, जननक्षम। और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि पश्च जननी जीव, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें अभी रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं आई है, प्री रिप्रोडक्टिव कहलाते हैं। जो जनन कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि जनन करके संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्टिव। और जो जनन करने के बाद की अवस्था होती है उसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। ह्यूमंस के लिए प्री रिप्रोडक्टिव एज जो होती है 15 वर्ष से कम होती है। 15 से 44 वर्ष जो होती है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है, और 44 वर्ष से अधिक जो एज है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आती है। तो अर्थात 15 वर्ष से कम के बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं, 15 से 44 वर्ष के जो मनुष्य होते हैं वो रिप्रोडक्टिव में आते हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं वो 44 वर्ष से अधिक के लिए आते हैं। तो किसी भी जगह पर, किसी भी पॉपुलेशन में जो ये विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न आयु वर्ग के जीव जो पाए जाते हैं, तो इनकी जो आपेक्षिक बहुलता है, आपेक्षिक बहुलता यानी कि रिलेटिव अबंडेंस, इसको हम बोलते हैं आयु वितरण। सीधी सी बात है कि आयु वितरण का यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि प्रत्येक जो पॉपुलेशन होती है, हर ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है उसमें भिन्न भिन्न एज ग्रुप के मेंबर्स पाए जाते हैं। छोटे बच्चे, वयस्क और बूढ़े, हम इन्हें आम भाषा में कह सकते हैं। तो ये जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे होते हैं या विभिन्न आयु वर्ग के जो ये जीव होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जननक्षम रिप्रोडक्टिव, पूर्व जनन वाले और पश्च जनन वाले। तो ये जो विभिन्न आयु वर्ग के जो सदस्य पाए जाते हैं,
ये विभिन्न आयु वर्ग के जो सदस्य होते हैं, जीव होते हैं, इनकी जो आपेक्षिक बहुलता है, यानी कि कौन ऑर्गेनिज्म इन तीनों में ज्यादा है, कौन सेकंड नंबर पर है, कौन थर्ड नंबर पर है, इनकी जो ये आपेक्षिक बहुलता है, रिलेटिव अबंडेंस है, इनको हम आयु वितरण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी पॉपुलेशन में, शेर की एक पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, उसमें 500 पॉपुलेशन में 200 फीमेल्स हैं, 150 मेल है, बाकी जो हैं बच्चे हैं। तो वहां पर 3 अलग अलग जो इंडिविजुअल है, और जो मेल और फीमेल के साथ कुछ ऐसे शेर हैं जो अब जनन नहीं कर पा रहे। तो जो बच्चे हैं अभी शावक जिन्हें हम बोलते हैं, वो प्री रिप्रोडक्टिव हो गए। जो अब मेल और फीमेल वयस्क है वो रिप्रोडक्टिव में आ गए, और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं अब वो बूढ़े हो गए हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ गए। इसी प्रकार से मनुष्य में होता है। मनुष्य में भी जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं, 15 से 44 वर्ष के जो वयस्क होते हैं वो रिप्रोडक्टिव में आते हैं, और 44 वर्ष से ज्यादा वाले जो होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं। तो ये जो विभिन्न आयु वर्ग के जो जीव है, सदस्य हैं, मनुष्य हैं, इनकी आपेक्षिक बहुलता, मतलब कौन कितना है, ये वाला कितना है, ये कितना है, ये कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और किसी भी समष्टि में एज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक चीज हमको पढ़नी होती है, एज पिरामिड, यानी कि आयु पिरामिड। एज पिरामिड यानी कि आयु पिरामिड। अब आयु पिरामिड या एज पिरामिड का मतलब क्या है कि किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग का जो जीव है, जो प्रत्येक आयु वर्ग का जो जीव है, अब वो 3 प्रकार के हमने पढ़े अभी, कि एक प्री वाला, एक रिप्रोडक्टिव और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो विभिन्न आयु वर्ग के जो जीव है उनका जो प्रतिशत है, जीवों का प्रतिशत, या प्रतिशत के साथ हम ये क्या कह सकते हैं कि आयु वितरण या आयु वितरण। जो विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, छोटे, बड़े और बुढ़ापे वाले, प्रत्येक आयु वर्ग के जीवों का जो प्रतिशत है या आयु वितरण होता है, उसका जो आरेखीय निरूपण होता है, आरेखीय निरूपण यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो किसी भी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्य पाए जाते हैं, उनकी आपेक्षिक बहुलता, रिलेटिव अबंडेंस, कि कौन कितना है, उसको हम बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। और विभिन्न प्रकार के जो आयु वर्ग के जीव हैं उनकी प्रतिशत या आयु वितरण कितने हैं ऑर्गेनिज्म, उनको जब हम आरेख से रूप में, डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। और जो एज पिरामिड है वो, उसमें जो जीव हम लिखते हैं, हमने कहा फॉर एग्जांपल, एक एज पिरामिड फॉर एग्जांपल हमने बनाया, हमने कहा कि ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये हमारा फॉर एग्जांपल पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो इसके अंदर जो तीनों तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों तरफ होते हैं। यानी कि इसके अंदर एक जो ग्रुप का मेंबर है, उसमें फॉर एग्जांपल हमने कहा ये तो मेल हो गए, हम मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर जो है वो फीमेल हो गए। इसी प्रकार से यहां पर ये फीमेल हो गई, यहां पर ये मेल हो गए, इसके ये मेल हो गए, और यहां इसके फीमेल्स हो गए। यानी कि एक एज ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम एक उसको हम क्या बोलते हैं, जो इसमें एक ग्रुप के मेंबर है, हमने कहा ये प्री रिप्रोडक्टिव है, तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव में मेल भी है और फीमेल भी है। इसी प्रकार से रिप्रोडक्टिव में मेल भी है, फीमेल भी है। इसी पोस्ट रिप्रोडक्टिव में मेल भी है, फीमेल भी है। यानी कि जो किसी भी आयु वर्ग के जो सदस्य पाए जाते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। एक लेवल में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अब समष्टि जो पिरामिड है,
आयु पिरामिड है, एज पिरामिड है, वो जो होता है वो समष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, कि दिखाता है कि वो जो फ्यूचर में वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी अथवा घटेगी अथवा स्थिर रहेगी। बेसिकली 3 प्रकार की पॉपुलेशन होती है, या तो वो बढ़ रही होगी पॉपुलेशन, या वो घट रही होगी, या फिर वो स्थिर होगी, स्टेबल होगी। तो अब हम यहां 3 प्रकार की पॉपुलेशन पढ़ेंगे, यानी कि 3 प्रकार के एज पिरामिड्स पढ़ेंगे। नंबर 1 तेजी से बढ़ती हुई यानी कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरी स्थिर यानी कि स्टेबल पॉपुलेशन, और तीसरी घटती हुई यानी कि डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब पहली है तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन। बढ़ती हुई समष्टि यानी कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पिरामिड शेप्ड। पिरामिड शेप क्यों बनता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं रिप्रोडक्टिव, और फिर लिखते हैं हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जनन से पूर्व जनन प्रजननी और पश्च प्रजननी। तो इस वाली पॉपुलेशन में, बढ़ती हुई पॉपुलेशन में अब क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है यानी कि पूर्व प्रजननी है वो सबसे अधिक होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होंगे। इसीलिए फ्यूचर में ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। और ये जो पॉपुलेशन का जो कर्व आता है, व्यू आता है, वो कैसा होता है, पिरामिड शेप्ड होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसे हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गया रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है, जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, इसमें क्या होगा कि ये फ्यूचर में एक्सपेंड होगी। क्यों होगी, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई समष्टि का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पूर्व प्रजननी सबसे अधिक होंगे, और पोस्ट यानी कि पश्च प्रजननी सबसे कम होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका यह है कि प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पूर्व प्रजननी अधिक होंगे और पश्च प्रजननी सबसे कम होंगे। इसके बाद दूसरी बात क्या होगी, यहां पर जो बर्थ रेट होगा वो ज्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा। इसका मतलब यहां पर जीव पैदा अधिक होंगे, उनकी मृत्यु कम होगी, और यहां पर सबसे अधिक यंग पॉपुलेशन होगी, अर्थात सबसे ज्यादा यंग इंडिविजुअल इसमें होंगे। तो 3 बातें याद रहनी चाहिए कि जो तेजी से बढ़ती हुई समष्टि है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पूर्व प्रजननी सबसे अधिक होंगे, पश्च वाले सबसे कम होंगे। दूसरी बात, यहां पर जन्म दर सबसे अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी, और यंग इंडिविजुअल जो होंगे, यंग जो जीव होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। दूसरी जो आती है वो आती है स्टेबल यानी कि स्थिर समष्टि, यानी कि स्टेबल पॉपुलेशन। अब स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो लगभग बराबर होंगे। ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पूर्व प्रजननी, ये हो गया रिप्रोडक्टिव,
और ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि पश्च प्रजननी। और इसकी जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होंगी कि प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पूर्व प्रजननी और प्रजननी जीवों की संख्या लगभग बराबर होगी। दूसरा, यहां पर ग्रोथ रेट और जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है यानी कि मृत्यु और जन्म दर दोनों समान होंगे, इसीलिए ग्रोथ इसमें 0 होगी। इसका मतलब फ्यूचर में ये जो पॉपुलेशन है वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। और यहां पर मॉडरेट यंग वन होते हैं, मॉडरेट यंग्स होते हैं। मॉडरेट का मतलब न ज्यादा न कम, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, यानी कि मीडियम, माध्यमिक। चारों बात समझ में आ गई कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव समान होंगे संख्या, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगी, ग्रोथ 0 होगी इसलिए फ्यूचर में वो स्थिर होगी, स्टेबल होगी। और जो यंग्स होंगे, यंग इंडिविजुअल्स जो होंगे वो मॉडरेट होंगे। इसमें सबसे ज्यादा थे। तीसरी होती है डिक्रीजिंग यानी कि घटती हुई, समष्टि यानी कि डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो पहले वाले की उल्टी है। यहां पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम होंगे, यानी कि यहां जो पॉपुलेशन कर्व बनेगा, एज पिरामिड बनेगा वो ऐसे, और ये कैसे बनता है? कलश शेप यानी कि अनशेप, ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और जो ये वाला बनता है वो बेल शेप बनता है। इस वाले में क्या होगा कि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम होगी, मृत्यु दर अधिक होगी, इसलिए ग्रोथ कम होगी, यानी कि ग्रोथ अब रिवर्स होगी, डी ग्रोथ होगी, उल्टी होगी, यानी कि अब डेथ ज्यादा होगी, जन्म दर कम होगी, जन्म कम होगा। इससे फ्यूचर में वो जो पॉपुलेशन है वो घटेगी और जो यंग इंडिविजुअल होंगे वो सबसे कम होंगे, सबसे कम यंग्स। दोबारा से समझते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई समष्टि में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव सेकंड पर, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होने से अब इनमें यहां पर बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी और फ्यूचर में ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी और यंग इंडिविजुअल यहां सबसे अधिक होंगे। दूसरी में, और जो ये इसका जो ग्राफ होगा वो पिरामिड शेप्ड होगा। स्थिर समष्टि वाली स्टेबल पॉपुलेशन, प्री और पोस्ट, प्री और रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर होंगे। ग्रोथ रेट 0 होगा क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होगी, इसलिए ना तो ग्रोथ होगी, ना तो इंडिविजुअल ज्यादा बनेंगे, ना ही मृत्यु ज्यादा होगी, लगभग बराबर होगी, इसलिए ग्रोथ 0 होती है। और फ्यूचर में ये स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन। और यहां पर यंग जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, यानी कि माध्यमिक होते हैं, मॉडरेट होते हैं, माध्यमिक होते हैं। और घटती हुई पॉपुलेशन उल्टी होगी, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम होंगे और यहां पर जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी, इसलिए ग्रोथ रिवर्स होगी, उल्टी होगी, घटेगी, पॉपुलेशन फ्यूचर में घटेगी और जो सबसे कम होंगे यंग वंस। अब जो पॉपुलेशन है किसी भी जगह पर, वो पॉपुलेशन जो बढ़ती है, जो घटती है, उस पॉपुलेशन का घटना बढ़ना यानी कि समष्टि की जो वृद्धि होती है वो 4 फैक्टरों पर निर्भर करती है। समष्टि वृद्धि,
यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनेक फैक्टर्स पर, अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन पाई जाती है उसकी वृद्धि निर्भर करती है, उसकी ग्रोथ निर्भर करती है, वो है नंबर 1 खाद्य उपलब्धता। यानी कि जो भोजन है वो कितना उपलब्ध है, आहार भी बोल सकते हैं इसको हम, आहार उपलब्धता। दूसरा होता है परभक्षण दाब। किसी भी परजीवी पर जो परभक्षी इसको खा रहे हैं मारकर, वो कितना दाब है उस पर। बहुत ज़्यादा दाब होने पर उसकी घटती है जनसंख्या पर, और जो उसकी पॉपुलेशन है, और अगर वो दाब कम है तो वो मॉडरेट रहती है और वो अपने नेचर में अपने हिसाब से बढ़ती है। और तीसरा जो होता है वो होती है मौसमी परिस्थितियां, मौसम, मौसमी परिस्थिति। परिस्थितियां। अब जो किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन होती है उसका जो साइज होता है वो 4 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 जन्म दर, इसको नैटेलिटी बोलते हैं। दूसरा मृत्यु दर, इसको मोर्टैलिटी बोलते हैं। तीसरा आप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन। और जो चौथा होता है वो होता है उत्प्रवासन। वासन यानी कि ई माइग्रेशन। अब ये चारों होते क्या हैं और ये किस प्रकार से किसी भी समष्टि की जो वृद्धि है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जन्म दर क्या होती है। किसी भी इस जगह पर जो पॉपुलेशन होती है उसके जो सदस्य होते हैं उसकी जो प्रारंभिक घनत्व होता है उसके अंदर कितने जीव आकर जुड़े, कितने जीवों का जन्म हुआ, इसको हम बोलते हैं जन्म दर यानी कि नेटालिटी। तो नेटालिटी का मतलब है कि जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल घनत्व होता है उसमें कितने जीव आकर जुड़े, कितने जीवों का जन्म हुआ या कितने हैचिंग हुई या कितनी जर्मिनेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं जन्म दर। और उसी समय पर उसी प्रजाति के कितने सदस्यों की डेथ हो गई, कितने सदस्य वहां पर मर गए, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर। और उसी प्रजाति के कोई सदस्य जो बाहर से उस पॉपुलेशन में आ जाता है उसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। और अगर उसी प्रजाति का कोई सदस्य वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है उसको हम बोलते हैं ई माइग्रेशन। तो ये होता है अंदर आना, इमाइग्रेशन ये होता है बाहर जाना। और जन्म दर का मतलब कितने व्यक्ति जुड़े उसमें, कितने ऑर्गेनिज्म पैदा हुए और कितने मर गए, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। अगर 3 कंडीशन है इसमें, अगर जन्म दर यानी कि नेटालिटी और इमाइग्रेशन यानी कि आप्रवासन अगर वो ज्यादा है, किससे, मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी से और ई माइग्रेशन से। तो अगर ये चीजें ज्यादा है तो ग्रोथ होगी यानी कि पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा यानी कि ग्रोथ होगी या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन अगर नेटालिटी और माइग्रेशन बराबर है मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन के तो नो ग्रोथ यानी कि अब यहां पर ग्रोथ नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, अर्थात पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी।
ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन अगर ये नेटैलिटी और इमाइग्रेशन कम है और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ज्यादा है, तो अब क्या होगा कि पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा, अर्थात डी ग्रोथ होगी, अर्थात यहां पर अब मृत्यु ज्यादा होगी और जन्म कम होगा, अर्थात यहां पर जो पॉपुलेशन है वो घटेगी और पॉपुलेशन के जो मेंबर्स थे इनिशियल नंबर से कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आने वाले और पैदा होने वाले कम है और मरने वाले और जाने वाले ज्यादा है। तो जब पैदा होने वाले और आने वाले ज्यादा होंगे तो ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। किससे? मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, मरने वाले से और जाने वाले से। जब दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों इन दोनों के बराबर होंगे, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, पॉपुलेशन स्टेबल होगी, स्थिर रहेगी। और जब पैदा होने वाले और आने वाले कम होंगे और मरने वाले और जाने वाले ज्यादा होंगे, तो अब पॉपुलेशन की साइज घटेगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अब जो मेंबर जा रहे हैं या मर रहे हैं वो ज्यादा है और जो पैदा हो रहे हैं और जो आ रहे हैं वो कम है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनकी सहायता से जो समष्टि है वो वृद्धि करती है या उसमें वृद्धि नहीं होती या वो स्टेबल पॉपुलेशन होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो नेटैलिटी है और इमाइग्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए। किससे? मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन से अगर ग्रोथ होनी है तो नेटैलिटी और इमाइग्रेशन ज्यादा होना चाहिए और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन कम होना चाहिए। लेकिन डी ग्रोथ के लिए इससे उल्टा होगा और जब दोनों बराबर होंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। अब इसके बाद जो एक टॉपिक और इसके साथ आता है वो होते हैं ग्रोथ कर्व। ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का ग्रोथ शो होती है। एक होती है जे शेप्ड कर्व्ड और एक होता है एस और सिग्मॉइड शेप्ड कर्व। जो वृद्धि होती है वो 2 प्रकार की ग्रोथ कर्व शो करती है, जे शेप्ड और एस शेप्ड। इसे हम सिग्मॉइड भी बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। अब जो जे शेप्ड कर्व होता है वो पाया जाता है एल्गल ब्लूम में। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर बैक्टीरिया में या लैमिंग्स में या कुछ अन्य इंडिविजुअल्स में। और जो एस शेप्ड कर्व होता है वो अधिकांश जीवों में पाया जाता है। अब जे शेप्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पहुंचता है, कोई ऑर्गेनिज्म के ग्रुप पहुंचता है या 10, 20, 50 मेंबर पहुंचते हैं, तो वो वहां पर जाकर एक तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से। जब वहां पर जो संसाधन होते हैं वो उसको मिलते हैं और बाद में जब संसाधन खत्म हो जाते हैं या तो वो वहां से चला जाता है या फिर वो वापस अपनी इनिशियल नंबर पर आ जाता है। इसे हम बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। और ये नॉर्मली नेचर में नहीं होता है क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो ये एस शेप्ड कर्व होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है, ये ऐसे होता चलता है और ये फिर ऐसे होता है। इसमें जब कोई नया इंडिविजुअल किसी जगह पहुंचता है तो पहले छोटी सी प्रारंभिक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद तेजी से ग्रोथ होती है, फिर स्थिर हो जाती है और फिर वो ग्रोथ अब आगे नहीं बढ़ती है। अब इसमें एक चीज हमें समझनी है जे शेप्ड कर्व के साथ कि एक होता है बायोटिक पोटेंशियल, एक होता है कैरिंग कैपेसिटी। ये होता है बायोटिक पोटेंशियल और एक होता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, वातावरणीय प्रतिरोध। वातावरणीय प्रतिरोध। जे शेप्ड कर्व कब होगा कि जब वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होंगी, संसाधन अनलिमिटेड होंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो जब वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और संसाधन बहुत अधिक होते हैं और प्रतिरोध नहीं होता है, जब
पॉपुलेशन एक जे शेप्ड कर्व शो करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ शो करती है, जो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो शो करके नए इंडिविजुअल बना सकता है, उसको हम बोलते हैं उसको बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसा नहीं होता। जो वातावरण होता है वो प्रतिरोध करता है, जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर्यवेक्षण दाब होता है और अन्य फैक्टर के कारण वो जो पॉपुलेशन होती है जो जे शेप्ड कर्व प्राप्त कर सकती थी लेकिन वो कर नहीं पाती। क्यों? कि वातावरणीय प्रतिरोध उपस्थित होता है और वो एक विशेष ग्रोथ तक ही पहुंच पाती है, जो इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, इसे हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और जिस प्रतिरोध के कारण जो वो बायोटिक पोटेंशियल रिसीव कर सकता था, अचीव कर सकता था, प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, जैसे संसाधन लिमिटेड हो गए, पर्यवेक्षण दाब आ गया या प्रतिकूल परिस्थितियां आई, वो सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, वातावरणीय प्रतिरोध यानी कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो जे शेप्ड कर्व का मतलब है कि अनलिमिटेड ग्रोथ, तेजी से बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी, जो नेचर में नॉर्मली नहीं होती क्योंकि संसाधन लिमिटेड होते हैं। और जो लिमिटेड संसाधन में ग्रोथ होती है वो होती है कैरिंग कैपेसिटी, और जो मैक्सिमम ग्रोथ करने के बाद रिप्रोडक्शन करके जो ऑर्गेनिज्म बना सकता था उसकी ये क्षमता कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन जो वास्तव में वो प्राप्त करता है वो कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी, और जिसके कारण वो कैरिंग कैपेसिटी बनती है वो कहलाता है वातावरणीय प्रतिरोध, क्योंकि वातावरण जो होता है वो प्रतिकूल भी होता है, संसाधन लिमिटेड भी होते हैं, जो संसाधन होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। इसलिए नेचर में जो ये सिग्मोइड कर्व होता है ये अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि जे शेप्ड कर्व जो होता है वो केवल कुछ ही जीवों में पाया जाता है। कल हम इसके आगे के जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कल उसको पढ़ के रखेंगे। और जो आपकी प्रॉब्लम है वो सब आप इकट्ठी करके रखेंगे। जो लास्ट के 2-3-4 दिन होंगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सप्लेन करेंगे।